दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकश चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? ठीक-ठाक है ना? दोस्तों इस समय मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर उपस्थित हूं और इस वीडियो में 11 से 15 फरवरी 2026 तक की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाएँ हैं, वह इसमें शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे सप्ताह तो 7 दिन का होता है, तो देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10 फरवरी तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएँ थी उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम 11 से 15 फरवरी तक की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाएँ हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको लेकर मैं उपस्थित हूँ। ध्यान रखेंगे, जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो होती है, उसमें हम केवल उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करते हैं, जो जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो है, इसको आप बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से, मन लगा के पढ़िएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा, बार-बार उन्हें दोहराते रहिएगा। न नोट करिएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप यह पीडीएफ एज़ इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएँ हैं ना, उनके लिए जो प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, वो प्रश्न यहाँ से पूछे जाएँगे, इसकी गारंटी है। ठीक है? तो इन चीज़ों को देखते रहिएगा मेहनत से। और बाकी हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स को कोशिश करेंगे कि संडे की शाम तक आपको मिल जाए। नहीं मिलता है तो मंडे को आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। उसके बाद हम इसे मंथली में कन्वर्ट कर देंगे और मंथली के बाद फिर आप इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आपको करा देंगे, ठीक है? ताकि करंट अफेयर्स के कोई भी प्रश्न आपको गलत ना होने पाए आपके, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, दिया है कि 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? आप में से जिसको भी आंसर पता है, तो हो सकता है कि आपने इसको पहले भी पढ़ा है, तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएँगे, तो इससे आपका दोहराव भी हो जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है इंडियन रेलवे और चौथा है हरियाणा। बताइए 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा ने 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हरियाणा तो हो गया विजेता, हरियाणा विजेता हो गया, तो इसने जिसको हराया वह उप विजेता होगा। तो उप विजेता कौन था? तो इंडियन रेलवे उप विजेता था। और ध्यान रखेंगे यह 72वीं कबड्डी चैंपियनशिप थी। 71वीं जो हुई थी, पिछले वर्ष जो हुई थी, उसको इंडियन रेलवे ने जीता था, ठीक है? लेकिन इस बार वह उप विजेता है, तो हरियाणा विजेता रहा इस बार का, उप विजेता रहा इंडियन रेलवे। ध्यान रखेंगे यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में, ठीक है? ध्यान रखेंगे हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया और हैदराबाद में एक स्टेडियम है जिसे कहते हैं जीएमसी बालयोगी स्टेडियम, जीएमसी बालयोगी स्टेडियम, जीएमसी बालयोगी इंडोर स्टेडियम है, ठीक है? जीएमसी बालयोगी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 8 फरवरी, ऑप्शन सी है 14 फरवरी और ऑप्शन डी है 10 मार्च। बताइए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, आखिर कब से हम लोग विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं 10 फरवरी को? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा, याद रखिएगा किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासभा, या आप इसे कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए ने वर्ष 2019 में यह घोषित किया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है? तो इसकी घोषणा कब हो गई थी? वर्ष 2019 में। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किस वर्ष को विश्व दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया था? विश्व दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया था, तो वह वर्ष था 2016, ठीक है? वर्ष 2016 को यूएनजीए ने विश्व दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये दोनों तथ्य आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि 10 फरवरी 2026 को मनाए गए जो विश्व दलहन दिवस की जो थीम थी, इस बार की थीम
कब की? 2026 की जो थीम थी वह क्या थी? तो थीम के बारे में आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस बार की जो दलहन दिवस की विश्व दलहन दिवस की जो थीम थी वह थी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड। पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू फ्रॉम मॉडेस्टी मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर, यह वर्ष 2026 के विश्व दलहन दिवस की थीम है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि महाराष्ट्र के बाद जिस राज्य ने ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक्स से साझेदारी की है, वह कौन सा है? ठीक है, किसके बाद? महाराष्ट्र के बाद, यानी महाराष्ट्र ने पहले यह समझौता कर लिया है। इसके बाद किस राज्य ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में क्या करना है? हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। और इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? स्पेस एक्स कंपनी की सहायक कंपनी है स्टारलिंक, इसके साथ साझेदारी की है। अब आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। महाराष्ट्र के बाद गुजरात ऐसा राज्य है जिसने अपने ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए स्पेस यक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। आप जानते हैं कि जो स्पेस यक्स कंपनी है वह किसकी है? वह दुनिया के इस समय के सबसे अमीर व्यक्ति, उनका नाम है एलन मस्क। तो यह एलन मस्क की कंपनी है, पहली चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस जो स्पेस एक्स है इसने एक परियोजना शुरू की है जिसे स्टार लिंक परियोजना के नाम से जानते हैं। यह जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? यह दुनिया भर में सैटेलाइट के माध्यम से, किसके द्वारा? सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या कराना? इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, सेवा उपलब्ध कराना। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र को सैटेलाइट के माध्यम से हमें इंटरनेट उपलब्ध कराना है तो ध्यान रखेंगे वह या तो बहुत दूर दराज का इलाका होगा, बहुत बीहड़ एरिया होगा, क्योंकि नॉर्मली तो हम सैटेलाइट से पूरे सामान्य जगहों पर सैटेलाइट से इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराएंगे क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है, अभी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दूर दराज के ऐसे क्षेत्र जहां अभी संचार के साधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा को उपलब्ध कराने का जो काम है वह स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेस एक्स कंपनी ने शुरू किया है। अब देखिए अब भारत आते हैं। भारत में महाराष्ट्र ने अपने ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए सबसे पहले स्पेस एक्स की जो सहायक कंपनी है या सहायक परियोजना है स्टारलिंक के साथ साझेदारी कर लिया था। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने भी ऐसी साझेदारी की है स्पेस एक्स कंपनी के साथ। ठीक है, अब गुजरात ने यह जो समझौता किया है अभी 9 फरवरी को इसने स्टारलिंक के साथ एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट पे अभी हस्ताक्षर किया है 9 फरवरी को। ठीक है, अब इसका मतलब अब गुजरात में भी स्पेस एक्स अपनी यह सेवाएं देगा सैटेलाइट के माध्यम से। अब गुजरात के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वहां सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। आप जानते हैं कि जो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वहां पहुंचने के लिए भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस होना चाहिए। टेलीमेडिसिन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है, यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो सभी क्षेत्र इंटरनेट से जुड़े रहेंगे तो उस हिसाब से चीजें वहां ज्यादा तेजी से डेवलप होंगी और लोगों का जो संपर्क है वो देश दुनिया से हो पाएगा, आसानी से हो पाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मनु भाकर ने, आपको बताना है कि मनु भाकर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखेंगे किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता है। चैंपियनशिप कौन सी थी? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी 2026 की, महिलाओं की थी, 25 मीटर स्पर्धा थी। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदक जीता है। जब आप टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे तो जब कथन कारण का प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर कह दिया कि मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है
ठीक है। उसके बाद दूसरा कथन दे दिया कि वह जो है 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उसने भाग लिया, तो आप गलत कर देंगे। ठीक है। इसीलिए बहुत कायदे से पढ़िएगा, लोक सेवा आयोग इसी पैटर्न पे प्रश्न बनाता है। आप प्रश्न पढ़ के गए रहे होते हैं लेकिन अधूरा पढ़ते हैं, इसलिए गलत करके चले आते हैं। पूरा पढ़िएगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया है ऐसे पढ़िएगा, एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रजत पदक, ऑप्शन बी है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रजत पदक। मनु भाकर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अच्छा बताइए, मनु भाकर ने रजत पदक जीता तो किस खिलाड़ी ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता, तो उस खिलाड़ी का नाम जरूर याद रखिएगा। उसी ने जो है मनु भाकर को बहुत कड़े मुकाबले में हराया है। ठीक है। तो उसका नाम है गुएन गुएन थुई ट्रांग। ठीक है, गुएन थुई ट्रांग। और ये जो खिलाड़ी हैं ये कहाँ की हैं, तो यह वियतनाम की खिलाड़ी हैं। ठीक है। वियतनाम की गुएंग थुई ट्रांग ने जो है मनु भाकर को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था इस प्रतियोगिता का, और मनु भाकर ने रजत पदक जीता। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए इसी प्रतिस्पर्धा में अगर हम कांस्य पदक की बात करें तो भारत की ही एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ईशा सिंह। ईशा सिंह ने इसी प्रतिस्पर्धा का कांस्य पदक जीता है, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए टीम स्पर्धा भी इस प्रतियोगिता में हुई थी, टीम स्पर्धा, और टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और उस भारतीय टीम में जो है कौन कौन से लोग थे, तो इसमें देखिए मनु भाकर थी, मनु भाकर, और इसमें दूसरी जो खिलाड़ी थी वह ईशा सिंह थी, ईशा सिंह। और तीसरे खिलाड़ी जो इसमें थे वह थे रिदम सांगवान, रिदम सांगवान। ठीक है, सांगवान। इन तीनों ने टीम स्पर्धा को जीत लिया था और टीम स्पर्धा का गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। 3 पदक भारत में आए। रजत पदक किसने जीता, मनु भाकर ने। कांस्य पदक ईशा सिंह ने जीता। और टीम स्पर्धा किसने जीती, भारत ने जीती, मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने। केवल स्वर्ण पदक भारत के हाथ में सिंगल का स्वर्ण नहीं आ पाया, वह गुएन थुई ट्रांग ने जीता जो वियतनाम की खिलाड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि मनु भाकर का 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में यह पहला कॉन्टिनेंटल मेडल है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो 5वां प्रश्न है वह है सरस आजीविका मेला 2026 का जो भव्य आयोजन है वह कहाँ शुरू हो रहा है। सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है गुरुग्राम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुरुग्राम। सरस आजीविका मेला 2026 का जो भव्य आयोजन है वह कहाँ हो रहा है, गुरुग्राम में हो रहा है। आप जानते हैं गुरुग्राम कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सरस आजीविका मेला की जो शुरुआत है वह किस तिथि को हुई, तो 10 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। 10 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया गया है और यह जो मेला है वह 26 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो सरस आजीविका मेला है इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन इसका किसने किया है सरस आजीविका मेला का, तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है और यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आप जानते हैं यह कृषि मंत्री भी यही है। ठीक है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कुल 28 राज्यों की 900 से अधिक महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो मेला है यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, आप जानते हैं। और यह परीक्षा में पूछा गया है कि सरस आजीविका मेला का जो आयोजन है वह कहाँ किया जा रहा है, तो गुरुग्राम हरियाणा में 10 फरवरी से 26 फरवरी के बीच, और जो उद्घाटन है वह शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, केंद्रीय मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में एक ग्राउंड है जिसे लेजर वैली ग्राउंड के नाम से जानते हैं, लेजर वैली ग्राउंड। इसी लेजर वैली ग्राउंड में इस मेले का शुभारंभ किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि जो सरस आजीविका मेला है वह जो ग्रामीण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं हैं, जो कारीगर हैं, उन्हें बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आय बढ़ाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स
एनआरआई 2025 में भारत 4 स्थान की छलांग लगाकर किस स्थान पर पहुंच गया है? मतलब जो 2025 में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें भारत ने 4 अंकों का सुधार किया है, ठीक है? और उस सुधार के बाद भारत की जो रैंक है वह आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 45वां, ऑप्शन सी है 35वां और ऑप्शन डी है 75वां। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वह कौन सी है? 45वीं रैंक है। कुल कितने देशों का इंडेक्स जारी किया गया है? तो कुल 127 देश इस इंडेक्स में शामिल है, ठीक है? भारत ने इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 4 स्थान का सुधार किया है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यह जो इंडेक्स है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए पहले इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, ठीक है ना? किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और इसको तैयार कौन करता था? तैयार करता था इसे पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा तैयार किया जाता था, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ? अब डब्ल्यूईएफ इसे जारी नहीं करता है, तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट ही इसे तैयार भी करता है और इसे जारी भी करता है। और यह जो इंस्टीट्यूट है यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है, एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है? वाशिंगटन डीसी में है, मैं ऐसे लिख देता हूं। और यह एक स्वतंत्र संस्था है जिसके द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है? अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य देशों की डिजिटल और नेटवर्क प्रौद्योगिकी उपयोग करने की जो तत्परता है उसको मापने वाला वैश्विक सूचकांक है। मतलब जो दुनिया भर के जो देश हैं वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं उसका मापन यह करता है। जैसे मान लीजिए इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो दुनिया भर के देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से अपने देश में लागू कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें नापने के लिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है जारी किया जाता है इसी मापन के आधार पे, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे भारत जो है इस समय 45वीं रैंक पे है, इसे याद रखिएगा, ठीक है? अगला देख लेते हैं। जो 7वां प्रश्न हमारा है वह कि इटली में आयोजित होने वाले मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है? इटली में आयोजित होने वाले मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है तिलोत्तमा इकारत, ऑप्शन बी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी है मैरी जोस पेरेक और ऑप्शन डी है टेडी रिनर। अब देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे कि एक तो यह जो आयोजन है यह कहाँ होगा? इटली में आयोजित हो रहा है। क्या आयोजित हो रहा है? मिलानो कोर्टिना में, इटली के मिलानो कोर्टिना में 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको बताना है कि किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो उसका जो सही आंसर है, किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है, इस तथ्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप जानते हैं कि अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है? और जब स्वर्ण पदक इन्होंने जीता वह वर्ष कौन सा था? तो वह वर्ष था 2008, यानी इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस बार का जो इटली के मिलानो कोर्टिना में शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल जो आई थी, इस साल उसका आयोजन हो रहा है, ठीक है? शीतकालीन ओलंपिक का इटली में। तो इसके लिए जो मसाल आई थी तो उस मसाल को उठाने वाले अभिनव बिंद्रा को उस मसाल को उठाने के लिए मतलब नियुक्त किया गया था। उस मसाल, आप जानते हैं कि जो मसाल है वह कई महाद्वीपों से होकर गुजरते हुए सीधे उस खेल स्थल तक जाती है, ठीक है? जहाँ पे उसका आयोजन होता है। तो अभिनव बिंद्रा को इसके लिए सिलेक्ट किया गया था। और यह एक बड़ी बात है कि लगातार दूसरी बार अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान मिला है, ठीक है? लगातार दूसरी बार जो है उन्हें मसाल वाहक के रूप में चुना गया है, ठीक है? अब लगातार दूसरी बार मतलब जब पिछली वर्ष पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 2024 में। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी यह मसाल वाहक थे। और इस वर्ष जब इटली के मिलानो कोर्टिना में शीतकालीन ओलंपिक खेल हो रहा है तब भी उन्हें मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो लगातार 2 बार इन्हें मसाल वाहक के रूप में चुना जा चुका है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब देखिए शीतकालीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वह हो चुकी है और इसका जो उद्घाटन हुआ, इसका उद्घाटन हुआ 6 फरवरी 2026 को, ठीक है? 6 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन हो चुका है और मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ? मिलान इटली में है, आप जानते हैं। मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है? सैन सिरो स्टेडियम में, इसे ध्यान रखेंगे। और यह खेल चलेगा कब तक? इसका समापन कब होगा? तो इसका जो समापन है, इसका समापन होगा 22 फरवरी 2026 को।
22 फरवरी 2026 को इसका समापन होगा और वेरोना एरिना में इसका समापन किया जाएगा। कहाँ? वेरोना एरिना में। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उद्घाटन और समापन इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके मन में होगा कि भारत की तरफ से जो है कितने लोगों ने इसमें भाग लिया, या शीतकालीन ओलंपिक में भारत की क्या सिचुएशन है, और वर्तमान में जो शीतकालीन ओलंपिक चल रहा है इसका शुभंकर क्या है। तो सबसे पहले इसका शुभंकर जान लेते हैं शीतकालीन ओलंपिक का। इसका शुभंकर दो नेवले हैं, भाई बहन है, ठीक है। नेवले हैं, नेवला आप समझते हैं ना, दो नेवला है और ये भाई बहन है। इसमें एक का नाम है टीना। क्या नाम है? एक का नाम है टीना। यह जो है सफेद रंग की नेवला है जो कोर्टिना पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह रचनात्मकता और जिज्ञासा का प्रतीक इसे माना गया है। तो एक टीना है और दूसरा है मिलो, ठीक है, मिलो, या आप इसको याद कर सकते हैं मिलो टीना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मिलो और टीना, टीना सफेद रंग की नेवला है और मिलो भूरे रंग का नेवला है, ठीक है। ये दोनों जो है इस बार के शीतकालीन ओलंपिक की जो शुभंकर है वह मस्कट है। तो इसे याद रखिएगा, टीना मिलो या मिलो टीना, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत का जो शीतकालीन ओलंपिक में अभी तक का रिकॉर्ड है, भारत ने अभी तक शीतकालीन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है। भारत ने अब तक कोई पदक नहीं जीता है शीतकालीन ओलंपिक में, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में अभी तक कोई पदक नहीं जीता है, ठीक है। अब अभी तक भारत के कितने खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है, ये जो ओलंपिक हो रहा है, शुरू हो गया है, तो भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी इसमें गए हैं हिस्सा लेने। तो अभी तक जितना मैंने सर्च किया उसमें दो ही खिलाड़ियों के नाम निकल के आए। एक तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान ने इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से। और ये अल्पाइन स्कीइंग, इनका जो खेल है, किस खेल में इन्होंने भाग लिया है, उस खेल का नाम है अल्पाइन स्कीइंग। अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया है, पहली चीज, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। लगातार दूसरी बार इन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया है, ठीक है। बीजिंग 2022 में भी ये शामिल हुए थे। दूसरे जो खिलाड़ी थे, अच्छा एक मजे की बात बताऊं, आरिफ मोहम्मद खान का जो मुकाबला है वह आज ही है, 16 फरवरी को आज इनका मुकाबला होना है। दूसरे जो भारत के खिलाड़ी गए थे उनका नाम है स्टैनजिन लुंडुप। स्टैनजिन लुंडुप हैं जो दूसरे खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से, इसमें गए थे, ठीक है। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में जो है इन्होंने जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग खेल में इन्होंने उसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। और इनका जो खेल है ना, इनकी प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, ठीक। और ये पहली बार जो है उसमें डेब्यू किए थे ओलंपिक में। और ये जो प्रतियोगिता थी वह जो है समाप्त हो चुकी है इनकी। और 13 फरवरी को जो स्पर्धा समाप्त हुई तो उसमें इनका जो रैंक थी वह 104वें स्थान पे थे, ठीक है, 104वें स्थान पे ये बने रहे। तो इसका मतलब ये है कि यह प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्टैनजिन लुंडुप कहाँ के रहने वाले हैं, तो भारत के लद्दाख के रहने वाले हैं, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से दो भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है शीतकालीन ओलंपिक में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इस शीतकालीन ओलंपिक के संबंध में एक बहुत विशेष बात बताने में चल रहा हूँ, और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। वह विशेष बात यह है कि यह पहला ओलंपिक है जहां जिसमें लगभग 92% जो स्टेडियम है वह या तो बने हुए हैं और या तो उन्हें अस्थायी रूप से बनाया गया है, और इस तरह से बनाया गया है कि उसका पर्यावरण पर ज्यादा प्रभाव न पड़े। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि एक वर्ष 2021 में एक एजेंडा पारित किया गया था जिसे 2020+5 एजेंडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, 2020+5 एजेंडा। अब इस एजेंडा के बारे में जान लीजिए क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एजेंडा क्या था वास्तव में? अब देखिए ओलंपिक खेलों के भविष्य, प्रासंगिकता और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2020+5 यानी 2020+5 नाम का एक एजेंडा जारी किया गया। और यह जो एजेंडा था 2025-26 तक के लिए जारी किया गया। इसकी कुछ मुख्य बातें हम बता देते हैं, कुछ मेन, उसमें हालांकि 15 सिफारिशें शामिल हैं लेकिन एक दो सिफारिशें हम आपको बता देते हैं। उसमें जो पहली महत्वपूर्ण सिफारिश थी वह थी कि एथलीट जो भी इसमें भाग लेते हैं और जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उनको फाइनेंशियली और टेक्निकली उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना। मतलब जो खिलाड़ी हैं उनको, ठीक है, खिलाड़ी और जो इन खिलाड़ियों की समितियां हैं उनको, खिलाड़ी और समितियां, इन दोनों को वित्तीय और प्लस तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है।
पहली बात थी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा जो एजेंडा था उसमें बताया गया कि डिजिटलाइजेशन मतलब ओलंपिक चैनल का निर्माण किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के युवाओं और प्रशंसकों को ओलंपिक से जोड़ा जाए, ओलंपिक का जो सीधा प्रसारण है वह किया जाए। तो मतलब जो ओलंपिक था उसके डिजिटलीकरण के लिए इसमें बात की गई। तो किसकी बात की गई? डिजिटलाइजेशन की बात, ठीक है, डिजिटलाइजेशन की बात की गई। दूसरा ये था, तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें सेक्शन था वह था कि सतत विकास को बढ़ावा देना। कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यह मानना था कि ऐसा ना हो कि ओलंपिक का खेल का आयोजन करने में पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्बन न्यूट्रल जो खेल स्थल है उनको आयोजित, उनका निर्माण करना, वहां आयोजित करना, और जहां मतलब इन खेलों का आयोजन हो वह कार्बन न्यूट्रल आधारित खेल का आयोजन किया जाए। साथ ही भविष्य के आयोजनों में मौजूदा बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग करना, मतलब जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं उन्हीं पर जो है भविष्य के खेलों को आयोजित कर लेना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कम से कम करना, जितने में काम चल जाए सिर्फ उतने का निर्माण करना जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो, ठीक है। तो एक तो कार्बन न्यूट्रल खेल आयोजित करना, एक पहला कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल खेलों का आयोजन, ठीक है। दूसरा जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हीं पर खेलों का आयोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हीं पर खेलों का आयोजन करना, ठीक है। पहली मतलब ये इसी तीसरा जो संकल्प था वह था, ठीक है। अगर चौथे संकल्प की बात करें तो इसमें कहा गया था कि जो डोपिंग के नियम है उनको और कड़ा किया जाना चाहिए, ठीक है, डोपिंग विरोधी नियमों को और सख्त करना, और जो खेल प्रशासन है उसमें पारदर्शिता लाना, ठीक है। ऐसे कुल 15 महत्वपूर्ण सेक्शन बनाए गए थे और उसके आधार पे 2020 से लेकर के 2026 तक के जो इस बीच में होने वाले ओलंपिक थे उनको कराने की बात कही गई थी, ठीक है। अब ये पहला ओलंपिक है जो शीतकालीन ओलंपिक हो रहा है जिसमें इस नियम को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। वही हमने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी हमने तीसरा नियम बताया इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर 92% पुराने जो स्टेडियम है उन्हीं पे या थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो उसी के आधार पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। संभावना है अगर सब कुछ सफल रहा तो आने वाले समय में जब भी ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा तो किसी भी देश में जिसमें इसका आयोजन होना है उस देश में कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान हो, पर्यावरण को कोई क्षति हो, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। एजेंडा 2020+5 क्या है और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इस तथ्य को याद रखिएगा और हो सकता है यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपके पूछ ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो 8वां प्रश्न है वह है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित फुट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन शुरू की। इस वैक्सीन का नाम क्या है? किसने शुरू किया है? दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में। वहां जो फुट एंड माउथ रोग है बहुत बहुत पुरानी बीमारी है और लगातार बड़े स्तर पे फैलती है। पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने अपने यहाँ इस बीमारी की एक वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है ओंडर स्टेपोर्ट, ऑप्शन बी है ब्रुसेलोसिस वैक्सीन, ऑप्शन सी है एचएस वैक्सीन और ऑप्शन डी है पीपीआर वैक्सीन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओंडर स्टेपोर्ट, ठीक है। अफ्रीका ने अपने यहाँ पहली बार एक वैक्सीन बनाई है फुट एंड माउथ रोग के लिए, उसका नाम है ओंडर स्टेपोर्ट एफएमडी वैक्सीन, एफएमडी वैक्सीन, ठीक है। और 20 वर्षों से अधिक समय में पहली बार उसने इसमें सफलता पाई है और अफ्रीका का जो कृषि अनुसंधान परिषद है, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भाई कोई अपने यहाँ टीका बनाता है तो उसका उद्देश्य रहता है कि विदेशी टीकों पर निर्भरता को कम करना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए दक्षिण अफ्रीका एफएमडी मुक्त स्थिति में वापस आए, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना आदि, ये सभी इस टीके को बनाने का उद्देश्य है, इसे याद रखिएगा। और मुख्य रूप से यह जो टीका है यह गायों के खुरपका और मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा यह टीका स्थानीय रूप से निर्मित किया गया है, ठीक है, स्वदेशी टीका है उसका। अगला देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। कौन सा खेल है? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 है और किसकी बात की जा रही है? सम्राट राणा और सुरुचि सिंह की बात की जा रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा है। आपको बताना है इन्होंने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कांस्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है
वह है जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 के किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, जर्मनी में आयोजित किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? बायोफेच 2026। अब किस देश को प्रतिष्ठित सम्मान वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है फ्रांस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है भारत। ठीक है, जर्मनी में जो बायोफेच 2026 का आयोजन किया गया, उसमें कंट्री ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? वह भारत को दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत को एक बार फिर से वैश्विक जैविक केंद्र के रूप में जगह मिली है। वैश्विक जैविक केंद्र, कृषि केंद्र के रूप में इसके स्थापित करने में सफलता मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, यह जो बायोफेच है, इसका ये जो आयोजन होता है, यह क्यों आयोजन होता है, किससे संबंधित है बायोफेच? तो देखिए बायोफेच जो है, यह जैविक उत्पादों के लिए, ऑर्गेनिक उत्पाद आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो जैविक उत्पादों के लिए, जैविक उत्पादों के लिए दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा और अग्रणी व्यापार मेला है, और अग्रणी व्यापार मेला है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। क्या है? जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनके उत्पादों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और अग्रणी व्यापार मेला है क्या? बायोफेच 2026। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में आयोजित किया गया। जर्मनी में एक शहर है नूनबर्ग, नूनबर्ग, तो जर्मनी के नूनबर्ग में इसे आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन है वह 10 से लेकर के 13 फरवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसे भी याद रखेंगे, 10 से 13 फरवरी 2026 के बीच में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, भारत को इसमें कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत ने बहुत जो है इस क्षेत्र में विकास भी किया है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 100% यह आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। अब देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के संबंध में कुछ चीजें मैं आपको अपडेट करा देता हूं। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि दुनिया भर में किस देश में सर्वाधिक जैविक किसान है, या सर्वाधिक जैविक किसानों वाला देश, जैविक किसानों वाला देश कौन सा है? किसानों वाला देश, तो वह अपना देश है। ध्यान रखेंगे, दुनिया में सर्वाधिक जैविक किसानों वाला देश कौन सा है? वह है भारत। ठीक है, इसमें भारत पहले स्थान पे है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कुल जैविक कृषि का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, कुल जैविक कृषि क्षेत्र, कुल जैविक कृषि क्षेत्र, इसमें प्रथम स्थान वाला देश कौन सा है? तो वह भारत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस संबंध में जो भारत का स्थान है वह चौथा स्थान है। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर कुल जैविक कृषि क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पे है तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे, तो आप आज से याद रख लीजिएगा, कुल जैविक कृषि क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, दुनिया का पहला पहला पूर्ण जैविक राज्य, पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है बताइए? तो वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो है दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य है और यह भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। ठीक है, तो दुनिया और भारत दोनों का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में जैविक उत्पादों का प्रमाणन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जैविक उत्पादों का जो सर्टिफिकेशन होता है, जो प्रमाणन होता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है एनपीओपी। एनपीओपी का मतलब क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल, देखिए मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, ये है भारत में जो
ऑर्गेनिक उत्पाद हैं उनको प्रमाणन उनका प्रमाणन सर्टिफिकेशन करने वाली यह संस्था है। तो इसे याद रखिएगा। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है वह है कि भारत का पहला राज्य जिसने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, उस भारत के पहले राज्य के बारे में आपको बताना है जिसने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य है जिसने आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। पहले क्या है कि अभी तक जो इकोनॉमिक सर्वे है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता था, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश ने एक राज्य के रूप में अपने राज्य का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। ध्यान रखेंगे। और यह जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है यह 9 फरवरी 2026 को पेश किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ध्यान रखेंगे। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वह वर्तमान में सुरेश खन्ना जी हैं और इन्हीं के द्वारा यह पेश किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हम आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके बाद आपको आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, तो इंतजार करिएगा, उसे हम बहुत जल्दी आर्थिक सर्वेक्षण को पूरा पढ़ाएंगे क्योंकि वहां से परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह हाल ही में भारत और किस देश के बीच हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है? हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत भारत और किस देश के बीच में की गई है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड के बीच में हाल ही में हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ध्यान रखेंगे। इसे कब लॉन्च किया गया है? तो इसे 6 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। 6 फरवरी 2026 को इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब डीएसटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन में रिसर्च में वृद्धि करना है, उसमें सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य इसका है हरित हाइड्रोजन अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, सहयोग बढ़ाना है या सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। 6 फरवरी 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। भारत और नीदरलैंड के बीच हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है किस वर्ष तक? तो आप जानते हैं कि भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वह 2047 तक रखा है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो वर्ष 2070 तक भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये दोनों प्रश्न आप अलग से नोट कर लीजिएगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त करनी है? 2047 तक। भारत को विकसित भारत कब तक बनाना है? 2047 तक। लेकिन अगर नेट जीरो उत्सर्जन की बात की जाएगी तो भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। यह भारत का टारगेट है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है। चीन ने किस देश को पीछे करते हुए R&D, ये बीच में एंड का निशान है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश बन गया है। चीन वर्तमान में रिसर्च और डेवलपमेंट में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश बन गया है। ये है पूरा तथ्य। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में इसने पीछे किसको किया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रसिया और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक है, देखिए वर्तमान में चाइना जो है वैश्विक नवाचार के नेतृत्व की भूमिका में आ रहा है। चाइना में रिसर्च और डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है और उसमें एवरेज 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और इस मामले में इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो खर्च है उस क्षेत्र में चाइना ने अमेरिका को पीछे कर दिया है। अगर चाइना के वार्षिक खर्च की बात करें तो 2024 में चाइना ने कुल 506 बिलियन US डॉलर खर्च किया है।
ठीक है ना? किस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इस तरह से वैश्विक नवाचार में नेतृत्व की भूमिका में चाइना उभर रहा है, जबकि अमेरिका को उसने इस मामले में पीछे ढकेल दिया है। ए ऑप्शन सही है, इसे ध्यान रखेंगे। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का 14वां प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आजकल तरीके बदल दिए गए हैं, कभी 2024 का पूछ लेगा, 23 का पूछ लेगा, पुराना पूछ लेगा या कोई अन्य तथ्य पूछ लेता है। ठीक है, कि किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी जो भ्रष्टाचार सूचकांक है, उसमें 2025 में भारत के स्थान को आपको बताना है। ऑप्शन ए है 39वां, ऑप्शन बी है 91वां, ऑप्शन सी है 42वां और ऑप्शन डी है 50वां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 91वां स्थान है। ठीक है, वर्तमान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 है, उसमें भारत 91वें स्थान पे है। अगर यहाँ से यह पूछ लिया जाए कि कुल कितने देशों के का आकलन करके यह इंडेक्स जारी किया गया है या इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, तो कुल 180 देशों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। 180 देशों में भारत का स्थान 91वां है। आप जानते हैं कि इस सूचकांक में अगर कोई शून्य स्थान पे है तो वह सबसे कम भ्रष्ट है, और किसी को अगर 100वां नंबर मिला है, ठीक है, अगर किसी का जो सूचकांक है वह 100 है, तो वह सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, अगर यह पूछ लिया जाए कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है, तो वह है डेनमार्क। और डेनमार्क का जो सूचकांक है वह 89 है, 89 नंबर प्राप्त करता है यह, और 89 अंकों के साथ डेनमार्क पहले स्थान पे है दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है इस मामले में 29वें स्थान पे है। ठीक है, और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो स्थिति है वह अमेरिका से अच्छी है, और ब्रिटेन इस मामले में 20वें स्थान पे है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत 91वें स्थान पे है, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो नया तरीका है प्रश्न पूछने का, वह यह पूछ लेता है कि भारत का स्कोर कितना है इस बार के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में। तो भारत का जो स्कोर है वह 39 है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी स्कोर के नाम पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए, अगर पिछले 5 वर्षों की सिचुएशन देखें भारत की, कि पिछले 5 वर्षों में भारत का जो स्थान है वह कितना रहा है, तो देखिए 2021 में जो भारत का स्थान था वह 85 था। उस समय भी 180 देश इस सूचकांक में शामिल थे, और भारत का जो स्कोर था वह 40 था। बात करेंगे 2022 की, 2022 में भारत का जो स्थान था वह 85 था, मतलब सेम था। देशों की संख्या वही 180 थी और स्कोर 40 था, इसे भी ध्यान रखेंगे। बात करेंगे जब 2023 में आते हैं, तो भारत का जो स्कोर हो जाता है वह 93, मतलब 21-22 से खराब सिचुएशन आ जाती है। कुल देशों की संख्या 180 थी और भारत का जो स्कोर था वह 39 था। ठीक है, फिर आते हैं 2024 में। 2024 में भारत का जो स्कोर था वह 96 था, मतलब और खराब सिचुएशन आ गई, और 180 देश शामिल थे उसमें, और 38 नंबर था भारत का इस सूचकांक में अंक था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर आता है 225 की रिपोर्ट आती है। 225 में भारत का जो रैंक है वह 91वां है, यानी 5 अंक का सुधार किया है भारत ने। देशों की संख्या बढ़ गई है, 182 देश है, और भारत का जो स्कोर है वह 39 है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसमें से अगर कुछ भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप गलत बिल्कुल नहीं करिएगा। ठीक है, लगातार यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का अपना 15वां प्रश्न। अब देखिए आज का हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में बडी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू किया गया? कौन सा हवाई अभ्यास है? बडी स्क्वाड्रन। यह संयुक्त हवाई अभ्यास है, किन 2 देशों के बीच शुरू किया गया आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान अमेरिका, ऑप्शन बी है अमेरिका भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया अमेरिका, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। मतलब बडी स्क्वाड्रन का संबंध किससे है? तो बडी स्क्वाड्रन एक संयुक्त हवाई अभ्यास है। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। दूसरा, किन 2 देशों के बीच यह अभ्यास हुआ? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ है। कब हुआ है? तो 9 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है। कब? 9 फरवरी 2026 को। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में। ठीक है, प्योंगटेक के ओसान एयरबेस पर, ओसान एयरबेस। ठीक है, तो ओसान एयरबेस कहाँ स्थित है? दक्षिण कोरिया में स्थित है, और प्योंगटेक नामक शहर में स्थित है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जो लड़ाकू विमान है वह युद्धाभ्यास करते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ 4वीं और 5वीं पीढ़ी के, मतलब 4th और 5th जनरेशन
के जो लड़ाकू विमान है उनका युद्धाभ्यास किया जाता है और उनसे युद्ध करने की जो रणनीति है उस पर अभ्यास किया जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है वह है कि किसने बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया। आपको बताना है कि बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है ओम बिरला, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में क्या है, तो यह लोकसभा के स्पीकर हैं। आप जानते हैं ओम बिरला क्या है, लोकसभा स्पीकर हैं वर्तमान में, ठीक है। तो बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया है 7 फरवरी 2026 को, ठीक है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में किस विधानसभा ने अपनी स्थापना का 105वां वर्ष मनाया है, ठीक है, तो 105वां वर्ष किसने मनाया है, बिहार विधानसभा ने मनाया है। कब मनाया है, 7 फरवरी 2026 को। और इसी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा बिहार विधानसभा में ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, इसका अनावरण किया गया। ई विधान एप्लीकेशन क्या है, आप जानते हैं कि विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस करने के लिए, विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उसे ई विधान एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब बिहार विधानसभा भी पेपरलेस विधानसभा की सीरीज में आ गई है, उसकी श्रेणी में आ गई है और वह पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ अपनी स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में सहमति बनाई है। भारत ने किस देश के साथ अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने में सहमति बनाई है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है मॉरिशस और ऑप्शन डी है फिजी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलेशिया, ठीक है। मलेशिया के साथ भारत ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में सहमति बनाई है। जैसे भारत से जो व्यापार होगा वह भारतीय मुद्रा में होगा और मलेशिया से जो व्यापार होगा वह मलेशिया की मुद्रा में होगा। भारतीय मुद्रा क्या है, तो आप जानते हैं रुपया भारतीय मुद्रा है और मलेशिया की मुद्रा की बात करें तो मलेशिया की जो मुद्रा है वह है रिंगिट, रिंगगिट या रिंगिट है मलेशिया की मुद्रा। अभी आप जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया की यात्रा की थी और वहां पे 8 फरवरी 2026 को भारत और मलेशिया के बीच कुल 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और इन 11 समझौतों में एक समझौता यह भी था कि हम दोनों लोग जो व्यापार है वह आपसी जो आपस में जो द्विपक्षीय व्यापार है वह स्थानीय मुद्राओं में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक समझौता हुआ। तो अब भारत और मलेशिया स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने में सहमत हो गए हैं। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। साथ ही एक समझौता और हुआ कि अभी भारत और मलेशिया के बीच जो व्यापार है वो कितने का है, 18.6 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच व्यापार कितने का है, 18.6 बिलियन डॉलर का है और इसको भी आगे बढ़ाने के लिए मतलब इससे जो है आगे और ज्यादा जो व्यापार है उसे बढ़ाने के लिए आपस में दोनों देशों में समझौता हुआ है। तो इसे ध्यान रखेंगे। समझौता के जो प्रमुख क्षेत्र थे वो जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौता हुआ, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हुआ, रक्षा के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, एनर्जी के सेक्टर में हुआ। तो इस तरह से कुल 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। आप सिर्फ 11 समझौता याद रखेंगे। 8 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो मलेशिया है उसके साथ यह समझौता किया कि स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है। देखिए भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाना है, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाना है। कौन सा एक्सरसाइज है, उसका नाम है वायु शक्ति और वायु शक्ति 2026 का संस्करण है ये। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जास्कर, ऑप्शन सी है उधमपुर और ऑप्शन डी है राजौरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैसलमेर में यह आयोजन किया जाएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2027 का जो आयोजन है वह जैसलमेर में किया जाएगा और जैसलमेर में जो यह रेंज है जहां पे इसका आयोजन किया जाना है वह पोखरण में इसका आयोजन किया जाना है, ठीक है। पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज, पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज, ठीक है। ग्राउंड रेंज जैसलमेर, जैसलमेर यहाँ पे यह आयोजन किया जाना है। एक बड़ा युद्धाभ्यास है और यह युद्धाभ्यास दिन और रात दोनों में होगा। और आप जानते हैं कि यहाँ जो भारत की अग्रणी वायुसेना है, जैसे जो वायुसेना के विमान है जैसे राफेल,
राफेल हिस्सा लेगा इस अभ्यास में। साथ ही सुखोई 30 भी इस अभ्यास में जाने वाला है, सुखोई 30, ठीक है। तो तेजस जैसे विमान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बड़ा युद्धाभ्यास है वायुसेना का, जिसे वायु शक्ति 2026 नाम दिया गया है, और इसका जो आयोजन है वह जैसलमेर में होगा, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन सा समिट है? इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में कहाँ किया जा रहा है? तो यह भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यह जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है वह वास्तव में 16 से लेकर के और 20 फरवरी तक चलेगा। 16 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज ही इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। आज से इस समिट की शुरुआत हो गई है, और यह जो है 16 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर के बहुत सारे देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कंपनियां इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, एनवीडिया इसमें हिस्सा ले रही है, ठीक है। ओपन एआई भी इसमें हिस्सा ले रही है, ओपन एआई, ठीक है। मतलब ये इन कंपनियों के सीईओ इसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, एक बड़ा आयोजन होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समावेशी और जिम्मेदार एआई पर नीति निर्माण, अनुसंधान, उद्योग सहयोग, ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है कहाँ हो रहा है? वह हो रहा है नई दिल्ली में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। शुरुआत हो गई है कॉन्फ्रेंस की, और जैसे ही समिट की शुरुआत हो गई है, जैसे ही इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। आते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है वह है कि भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक बड़े रक्षा समझौते पर मंजूरी दी है, ठीक है। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा समझौते पर मंजूरी दे दी है, और एक बड़ा रक्षा समझौता है। आपको बताना है कि किस देश के साथ यह राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता हुआ है। ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है अमेरिका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस, ठीक है। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस के साथ 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी दी है। और यह जो भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इसकी जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? अध्यक्षता तो यह रक्षा मंत्री करते हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। यह जो पूरा सौदा है, एक तो ध्यान रखेंगे, यह जो निर्णय लिया गया है यह 12 फरवरी 2026 को लिया गया है, ठीक है। 12 फरवरी 2026 को भारत ने यह निर्णय लिया कि कुल 114 राफेल लड़ाकू विमान और हमें फ्रांस से खरीदने हैं, और अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, जो टोटल रक्षा समझौता है वह बहुत बड़ा है, 3.60 लाख करोड़ रुपए का यह समझौता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, यह पूरा सौदा है। देखिए, इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि इस बार जो विमान वहां से खरीदे जाएंगे, ठीक है, जो वहां से विमान आएंगे, राफेल के विमान आएंगे, उसमें से बहुत सारे विमान ऐसे हैं जिनका निर्माण भारत में किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 114 राफेल विमान भारत से आने हैं, तो इसमें से केवल 12 से 14 विमान ऐसे हैं जो फ्रांस से तैयार होकर आएंगे, ठीक है, फ्रांस से तैयार होकर आएंगे। बाकी के जो विमान है उनका निर्माण भारत में किया जाएगा, असेंबलिंग की जाएगी, ठीक है। उनका निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। इस प्रकार जो है भारत में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा इससे, चूंकि ये विमान भारत में तैयार किए जाएंगे, ठीक है। और इस हिसाब से 114 और लड़ाकू और राफेल विमान जब भारतीय सेना में जुड़ जाएंगे, तो भारतीय सेना में राफेल की जो संख्या हो जाएगी वह 176 राफेल विमान भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे टोटल, ठीक है, इनकी संख्या हो जाएगी। इसे ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो समझौते का हिस्सा है वो यही है कि 114 में से केवल 12 से 14 विमान ऐसे हैं, 12 से 18 विमान मान लीजिए, 12 से 18 विमान ऐसे हैं जो फ्रांस से तैयार होकर आएंगे। बाकी शेष विमानों का जो निर्माण है वह भारत में किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रांस के साथ एक बड़ा समझौता हुआ है, 3.60 लाख करोड़ का कुल अच्छा समझौता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों एक चीज हम भूल गए हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में
जो इसका इस बार का मुख्य विषय है, इसकी चर्चा हमने आपसे नहीं किया है। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का जो मुख्य विषय है उसे आप नोट कर सकते हैं इस बार, और इसका मुख्य विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, क्या है? सर्वजन हिताय, हिताय और सर्वजन सुखाय। ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आपको बताना है कि भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। ऑप्शन ए है राजाचारी, ऑप्शन बी है आदित्य पांड्या, ऑप्शन सी है शुभांशु शुक्ला और ऑप्शन डी है शिरीषा बंदला। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आदित्य पांड्या। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? आदित्य पांड्या बन गए हैं, और इनकी जो उम्र है वह मात्र 17 वर्ष है। ठीक है ना। अब एनालॉग अंतरिक्ष यात्री से क्या आशा है? आप जानते हैं कि जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष में जाता है, तो वह जिस अंतरिक्ष यान में सवार होकर जाता है, उसमें जो परिस्थितियां रहती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कम रहता है, खाने पीने की जो परिस्थितियां रहती हैं कि उसमें पेस्ट रहता है भोजन के लिए, और तमाम चीजें, जैसी परिस्थितियां रहती हैं वैसी ही परिस्थितियां धरती पर क्रिएट की जाती हैं, और उसमें किसी भी व्यक्ति को, ट्रेंड व्यक्ति को रहने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको अंतरिक्ष यान में भेजा जाएगा तो ये परिस्थितियां हैं, उससे आप कैसे निपटते हैं। तो इसे ही एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के नाम से जानते हैं। मतलब चंद्रमा जैसी जो परिस्थितियां हैं वह धरती पर क्रिएट करके और उसमें रहना। ठीक है, सामान्य भाषा में। तो यही एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, और इसमें जो है आदित्य पांड्या ने जो है उन्होंने सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री होने का जो गौरव है वह हासिल किया है। अभी हाल ही में गुजरात के धौलावीरा में, कच्छ क्षेत्र में, ठीक है, धौलावीरा में एक जो है 8 दिवसीय सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, क्या है? सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, ये कहाँ शुरू किया गया? धौलावीरा में, और 1 से लेकर के 8 फरवरी 2026 इसके बीच इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ चंद्रमा जैसी परिस्थितियां क्रिएट की गई, और उसमें जो है जो आदित्य पांड्या हैं उनको 1 सप्ताह के लिए रखा गया, और ये जो है वहां से सफलतापूर्वक अपना कार्य करके निकलने में सक्षम रहे। तो सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? आदित्य पांड्या बन गए हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इनसे पहले भी कोई अंतरिक्ष यात्री, ऐसे एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बना था? तो भारत के युवा अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रेरित करने वाली एक सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी वह थी जाह्नवी डांगेती। कौन बनी थी? जाह्नवी डांगेती। ठीक है, और ये 19 वर्ष की अवस्था में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी थी, 19 वर्ष के, ठीक है, महिला थी, और मतलब लड़की थी, और इन्होंने जो है 19 वर्ष में यह जो है उपलब्धि हासिल की थी वर्ष 2022 में। ठीक है, 2022 में। तो यह पहली एनालॉग अंतरिक्ष यात्री थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने यह किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें कि सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन धौलावीरा गुजरात में किया गया है। इस तथ्य को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है वह ऑपरेशन प्रहार 2 का संबंध किस राज्य सरकार की पुलिस से है? आपको बताना है कि ऑपरेशन प्रहार 2 का संबंध जो है किस राज्य सरकार की पुलिस से है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑपरेशन प्रहार 2 पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया एक बड़ा ऑपरेशन है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। यह ऑपरेशन चलाया क्यों गया? तो देखिए पंजाब सरकार ने 72 घंटे के लिए यह ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 72 घंटे के लिए यह जो विशेष ऑपरेशन चलाया गया, यह गैंगस्टरों के खिलाफ चलाया गया, नशा तस्करों के खिलाफ चलाया गया और संगठित अपराध के खिलाफ चलाया गया। ठीक है, जो पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव के नेतृत्व में 9 फरवरी को इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। 9 फरवरी 2026 को इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई, और यह जो ऑपरेशन है यह मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर शुरू किया गया। इसमें कुल 12,000 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। इस ऑपरेशन में कितने? 12,000 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था, और इन 12,000 पुलिसकर्मियों से मिला करके कुल 2,000 टीमों का गठन किया गया था। 2,000 प्लस टीमें इसमें थी। ठीक है, और इन टीमों के द्वारा कुल 17,603 छापेमारी की गई।
कितनी? 17,603 छापेमारी की गई, 5,290 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ठीक है। 5,290 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए और 128 हथियार बरामद किए गए, ठीक है। हथियार 128 बरामद किए गए, यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले 72 घंटों में 3,256 गिरफ्तारियां हुई, हेरोइन, ड्रग मनी और पाकिस्तानी हथियार मिले, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन प्रहार 2 का जो संबंध है वह पंजाब सरकार के द्वारा है और किसके खिलाफ? गैंगस्टरों के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ 72 घंटे का यह एक बड़ा ऑपरेशन पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था 9 फरवरी 2026 को, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 23वां प्रश्न हमारा है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? आपको बताना है कि भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है मुंबई। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भारत का जो पहला म्यूजिकल रोड है वह मुंबई के छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर, ध्यान रखेंगे कहां से? नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर, वर्ली की ओर जाने वाली लेन में इसे बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यह पूरा जो म्यूजिकल रोड है इसकी जो दूरी है वह 500 मीटर दूरी में इसे तैयार किया गया है। अब इस म्यूजिकल रोड पर अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति आवर करेंगे, ठीक है, 70 से 80 किलोमीटर की प्रति आवर की स्पीड से अगर आप इस पे गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ वाहन चलाने पर टायरों के घर्षण से एक संगीत की आवाज निकलेगी और यहाँ जो आवाज निकलेगी वह जय हो की आवाज निकलेगी। जय हो जो गाना है, ठीक है, जो संगीत है स्लमडॉग मिलियनेयर का, फिल्म का, आप जानते हैं जय हो। तो जय हो गीत की धुन यह बजाता है, 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से चलने पर यह धुन निकल के आएगी, ठीक है, आपकी गाड़ी में आपको सुनाई देगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, मुंबई में इसकी शुरुआत की गई है और इसे लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा 11 फरवरी 2026 को इसे लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, इसे ध्यान रखेंगे। और यह दुनिया भर की पांचवी म्यूजिकल रोड है, ठीक है, दुनिया भर की 5वीं म्यूजिकल रोड है, इसे ध्यान रखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ड्राइविंग को रोमांचक बनाना और सुरक्षित गति बनाए रखना। गति क्यों? क्योंकि अगर आपको म्यूजिक सुनना है, संगीत सुनना है तो आपको 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाना होगा, ठीक है। तो इससे गति आप अपने आप मेंटेन हो जाएगी। भारत ने यह जो तकनीक है यह किस देश से उधार लिया है या किस देश की तकनीक पर भारत ने इसका निर्माण किया है? तो वह हंगरी की तकनीक पर भारत ने इसका निर्माण किया है, इस बात को याद रखिएगा, यह भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक किन देशों में इस तरह की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है? तो देखिए, जापान में इस तरह की सड़कें हैं, म्यूजिकल रोड है। हंगरी में, जहां से भारत ने यह तकनीक लिया है, वहां भी है। साथ ही यूएसए में भी यह तकनीक से सड़कें हैं, ठीक है, और यूएई में भी ऐसी सड़कें बनाई गई हैं। तो भारत 5वें स्थान पे आता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का हमारा 24वां प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 14 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 फरवरी, ऑप्शन सी है 13 फरवरी और ऑप्शन डी है 13 जनवरी। बताइए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रेडियो दिवस अभी हाल ही में 13 फरवरी को मनाया गया है, सी ऑप्शन सही है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है और यह जो रेडियो दिवस है यह संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र रेडियो की जो स्थापना है, रेडियो की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह 13 फरवरी 1946 को की गई थी, ठीक है। और उसी की वर्षगांठ के नाते जो है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रेडियो की भूमिका को रेखांकित करना, सूचना, संस्कृति और आपातकाल में किस तरह से रेडियो सहायक रहा है उसके बारे में दुनिया भर में जानकारी देना, उसके बारे में दुनिया भर को बताना। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो इस बार का विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है उसका विषय क्या है, ठीक है। तो उसका विषय है, तो नोट कर लेते हैं, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विषय है रेडियो और एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हर जगह आजकल तो एआई ही आ रही है, तो रेडियो और एआई किस तरह से दोनों एक साथ जीवित रहेंगे इसके संबंध में यह थीम रखी गई है। तो रेडियो और एआई,
ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। विषय भी याद रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है 13 फरवरी को? क्योंकि यही जो 13 फरवरी है, इसी दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जयंती पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, इसीलिए 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 13 फरवरी को, तो इसका जो इस बार का विषय था वह क्या थे? ठीक है, आधिकारिक थीम या विषय, तो इसका जो इस बार का विषय था वह था गिव टू गेन। क्या है? गिव टू गेन। यह जो है राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी इस बार की, उसका विषय था इस बार का। ठीक है, मतलब देने से ही बराबरी मिलती है, गिव टू गेन है इस बार का विषय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, इसे भी याद रखिएगा। किसकी जयंती पर? सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का 25वां और आखिरी प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है? कौन सी एयर एक्सरसाइज है? इन सीटू एयर एक्सरसाइज किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है। आपको बता देना है कि किस देश की वायुसेना के साथ भारत ने यह एक्सरसाइज किया है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त इन सीटू एयर एक्सरसाइज आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज का आयोजन किया है। और यह जो अभ्यास है वह अभ्यास हुआ है 9 से लेकर के 12 फरवरी 9 से 12 फरवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अंडमान निकोबार में किया गया है। कहाँ? अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें भारत के कई लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया, जैसे सुखोई 30 MKI, IL-78 जैसे विमान इसमें शामिल हुए, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस एक्सरसाइज को इन सीटू एक्सरसाइज क्यों कहा गया है? तो आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा इन सीटू और एक्स सीटू। तो इन सीटू एक्सरसाइज का मतलब यह है कि जिस देश के साथ, जैसे थाईलैंड की वायुसेना के साथ हमारा युद्धाभ्यास हुआ, तो जो भी विमान उड़ेंगे वह अपने अपने एयरबेस से उड़ेंगे। ठीक है, अपने अपने एयरबेस का इस्तेमाल करना है और उसके साथ जो है युद्धाभ्यास करना है। तो इस तरह से थाईलैंड अपने एयरबेस पे और भारत अपने एयरबेस के साथ इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ, तो इसीलिए इन सीटू एयर एक्सरसाइज इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने अनुभव को हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।